अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जुम्मे को नवाज शरीफ ने खुद फैसला किया कि नून लीग आज़ादी मार्च की हिमायत करेगी, मगर फिर भी अब तक नून लीग में कंफ्यूजन बरकरार है। नून लीग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ अभी भी नवाज शरीफ के वाज़े अहकामात के बाद भी इस लॉन्ग मार्च में किस नौयत की शिरकत करनी है, इस बात पर हिचकिचा रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक कोई वाज़े हिकमत अमली सामने नहीं आई, बस इजलास पर इजलास हो रहे हैं, मुसलसल मुशावरत हो रही है। साथ ही JUIF इस्लामाबाद पहुंचकर तैयारी कर रही है, इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी कर रही है। और गुज़िश्ता रोज़ JUIF के डंडा बरदार रज़ाकारों की फुटेज सामने आई, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने JUIF के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का ऐलान किया। और इस फुटेज के बाद जो डंडा बरदारों की एक फुटेज सामने आई, उसके बाद अवाम में भी इस वक्त तशवीश की लहर पाई जाती है कि आखिर इस्लामाबाद में क्या होगा। ये डंडा बरदार अगर तैयार किए जा रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान क्या इरादा रखते हैं। साथ ही नून लीग ने अभी बड़ा फैसला करना है। नवाज शरीफ के खत मिलने के बाद हफ्ते को नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ। इसके बाद नून लीग का वफ्द कल पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान से मिला। इसके बाद आज नून लीग का एक और मुशावरती इजलास हुआ। इजलास के बाद ना तो कोई एलामिया जारी किया गया, ना ही किसी मरकजी रहनुमा ने मीडिया से बात की। नून लीग का इजलास शहबाज शरीफ की क़यादत में हुआ। ये इजलास 3 घंटे तक से ज़ायद जारी रहा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ादी मार्च पर इब्तिदाई मुशावरत हुई। कुछ रहनुमाओं ने धरने में शिरकत के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने मुशावरती इजलास में सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह कर दिया है। मज़ीद इम्कान है कि शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जब नवाज शरीफ को लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो उस वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आज़ादी मार्च की हिमायत का ऐलान किया था। साथ ही शहबाज शरीफ को लिखे गए ख़त का भी जिक्र किया था। इसके बाद नून लीग ने हफ्ते को मुशावरत के बाद हिकमत अमली तय करने का ऐलान किया था। फिर नून लीग का वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मिला। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने ख़त में कहा है कि अपोजिशन की तमाम जमातों को आज़ादी मार्च में हिस्सा लेना चाहिए और नून लीग को भी मौसर तरीक़े से तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने मोबिलाइजेशन की तजावीज़ मौलाना फजलुर रहमान को पेश कर दी। जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़त में मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज़ादी मार्च की मकासद और इसकी कामयाबी के लिए अपने जज्बात का इजहार करने के साथ साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इसमें तमाम अपोजिशन जमातों को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को भी मौसर तरीके से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक मोबिलाइजेशन की तजावीज़ पेश की हैं और हमने मौलाना साहब को मियाँ साहब का ख़त पहुँचाया है और नवाज शरीफ साहब की वो तजावीज़ जिससे वो चाहते हैं कि इस तहरीक को ज़्यादा मौसर किया जा सके, वो भी इनके गोश गुजार की हैं। और इन्होंने हमें कहा है कि इनकी जो पॉलिसी कमेटी का इजलास है उसमें ये कोशिश करेंगे कि जो इनका प्रोग्राम है और जो नवाज शरीफ साहब की तजावीज़ हैं उनको आपस में समोया जाए। अभी तक लाएअमल तय नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से मार्च में हिस्सा लेना है, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर से खबरदार कर दिया है कि हुकूमत को इस्तीफ़ा देना होगा। हमने आखिरी फैसला कर लिया है और ये फैसला अब हमने करना है कि हम हुक्मरानों के गिरबान में कब हाथ डालते हैं। अब इनको अपनी खैर बनानी चाहिए। अब भी वक्त है, अभी चंद दिन हैं, मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएं, वरना फिर टेढ़ी उंगली से उनको निकाला जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान तो 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। नून लीग की क्या हिकमत हमली होगी ये अभी तक वाज़े नहीं है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है। वो पहले ही वाज़े कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी आज़ादी मार्च की हिमायत करेगी, मगर किसी धरने का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज तकरीब से खिताब करते हुए अवामी हुकूमत की बात की और कहा कि अवाम नहीं चाहते कि यह हुकूमत बरकरार रहे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वो कराची से कश्मीर तक अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। आपने मेरे साथ देना है। हमने मिलकर इन PTI को और उनके सहूलतकारों को घर बेचना है। हमने मिलकर एक ऐसी अवामी हुकूमत बनाना है, एक ऐसी अवामी हुकूमत बनाना है जो गरीब को रिलीफ दे। हम कराची में जलसा रखेंगे, कराची के बाद इंशाल्लाह ताला हम थरपारकर में भी जलसा रखेंगे, थरपारकर के बाद हम यहाँ आपके पास नज़दीक कश्मीर में
जलसा रखेंगे और फिर साउथ पंजाब में, पूरा साउथ पंजाब में टूर करके पंजाब में आके, पख्तूनख्वा में आके कश्मीर तक पहुंचेंगे और आपका पैगाम लेके जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम इस कठपुतली हुकूमत के साथ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम इस कठपुतली हुकूमत को घर बेचने के लिए तैयार है। उस पार्टी ने किसी हद तक अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। नून लीग फैसला नहीं कर पा रही है। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ JUIF की एक तकरीब की फुटेज जो सामने आई, जिसमें डंडा बरदार फोर्स नजर आ रही थी, तकरीब से मौलाना फजल रहमान ने खिताब भी किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया। साथ ही हुकूमत आज़ादी मार्च के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर रही है। इत्तेहादी जमातों से राब्ते हो रहे हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत 25 अक्टूबर से क्रैकडाउन शुरू करने जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से हम और मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान को और उनकी सियासत को बहुत करीब से समझने वाले सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, ये जो वीडियोज़ आई हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी कहा कि डंडा बरदार अपनी फोर्स बना ली है, इसकी इजाज़त हम नहीं देंगे, इस पर तो क्रैकडाउन होगा, इस पर तो केसेस होंगे। मौलाना फजल रहमान आखिर चाहते क्या हैं? ये डंडा बरदार फोर्स अगर उन्हें बना ली है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है, इसके साथ क्या इरादे हैं उनके इस्लामाबाद आके करने के? देखिए, अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी मिलियन मार्च हुए हैं, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए इसी तरह इन्हीं डंडा बरदारों के पास ये ज़िम्मेदारी होती है। आप उनकी फुटेजेस निकाल के देख लें। जो उनकी देवबंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसमें भी इन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी थी और इसी तरह देवबंद कॉन्फ्रेंस से पहले वो तादाद इससे ज़्यादा थी और इसी तरह उनके हाथ में डंडे थे। ये JUI का एजेंडा उस पर बना होता था, तो उसमें भी यही लोग और उस वक़्त इनकी तादाद भी इससे ज़्यादा थी। उस वक़्त तो किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया था। आज से चंद रोज़ कबल जो अवामी नेशनल पार्टी के जो सुर्खपोश सालार होते हैं, उनके नए सालार का तकर्रुर हो गया। अभी तक तो JUI के उन जलसों में या मिलियन मार्च में या उससे एक्टिविटीज़ में तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, ना उन्होंने कोई कानून शिकनी की है, न उनके ख़िलाफ़ एक भी FIR कटा है। और फिर ये भी ज़रा हमें देखना होगा कि मसलन शौकत यूसुफजई साहब ने बात की है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कंटेनर पे खड़े होके जिस दिन इमरान खान साहब वो पुलिस को धमकियां दे रहे थे और जिस दिन PTV पे हमला हुआ था, तो उस फुटेज में इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं शौकत यूसुफजई साहब। दूसरा बयान दिया है जनाब अजवल वज़ीर साहब ने, वो भी हमारे भाई और दोस्त हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि ताहिरुल क़ादरी साहब के लिए सारे उस वक़्त जो कफ़न वग़ैरह ख़रीदे गए थे, उसकी पेमेंट की थी मुस्लिम लीग काफ ने, और पूरे इस्लामाबाद में घूम फिर के दुकानों से सफ़ेद कपड़े कफ़न के लिए ख़रीदने की ज़िम्मेदारी वो अजमल वज़ीर साहब की थी। हमने तो उस वक़्त भी एतराज़ किया था। आज भी अगर मौलाना साहब मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम मज़म्मत करेंगे। ये लोग डंडे वाले हो, डंडे के बग़ैर हो, इनकी ख़ास वर्दी हो या ना हो, लेकिन ये कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, किसी के जान और माल के लिए रिस्क बनेंगे, हम मज़म्मत करेंगे, हम उसको खिलाफ़ आईन करार देंगे। लेकिन इन जो लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं हुकूमत वाले, मेरे ख़्याल में तो उनके पास ये जवाज़ नहीं होना। और जब तक डंडे का इस्तेमाल ना हो, तो सिर्फ डंडा, मसलन हर पार्टी के जलसों में झंडे होते हैं और झंडा कोई भी बग़ैर डंडे के नहीं होता। जो मौलाना के जो कल डंडे दिखाए गए हैं, उसमें सिर्फ मसला ये है कि उनके ऊपर झंडा नहीं है। मगर साफ़ी साहब, अगर मौलाना डेस्परेट भी तो हो सकते हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मार्च में तो उनका साथ देती हैं, धरने में नहीं देती, उनके भाई कह चुके हैं कि धरना तो हर हाल में होगा, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पीछे हट जाएं, मौलाना को कोई नज़र ना आ रहा हो कि अब रास्ता क्या है, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में वो फंस जाएं, तो जो डंडा बरदार फोर्स है ये कुछ भी कर सकती है। माजी में भी तो जब इमरान खान साहब को अपने धरने में वे आउट नहीं मिल रहा था, एक शर्मिंदगी की सिचुएशन उनके लिए पैदा हो गई थी, तो वो पार्लियामेंट पे चढ़ गए थे, PTV पर हमला आवर हो गए थे। तो मौलाना भी तो इस तरफ जा सकते हैं। अगर उन्हें फेस सेविंग ना मिल रही हो इस सिचुएशन में, तो हुकूमत इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकती। देखिए, एक तो खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कल के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, माजी का सबक यही है कि सियासत में इमरान खान साहब तो डिस्परेट हुए हैं, उन्होंने सिविल नाफरमानी के ऐलानात किए हैं, उन्होंने पुलिस पे तशद्दुद किया है,
इस वक्त जो सदर के मनसब पे बैठे हुए हैं वो शख्स भी टीवी पे हमले की इतला देते हैं, इमरान खान साहब उस पर खुशी का इजहार करते हैं। आज तक इससे पहले तो मौलाना डेस्परेट नहीं हुए, मौलाना को टीटीपी वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहे, उनके लोग भी बहुत उस तरफ जाने, लेकिन मौलाना ने अपने ऊपर हमले कबूल किए तालिबान के, लेकिन उस वक़्त वो डेस्परेट नहीं बने, बल्कि ज़्यादातर लोग तो उसको हद से ज़्यादा डीले करने वाला और कंप्रोमाइज़ करने वाला सियासतदान समझते हैं। लेकिन ये जो लोग उन पर एतराज़ कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ अभी डंडे को बुनियाद बनाया जाता है, तो मुझे कोई ऐसा सियासी जलसा दिखाया जाए कि जिसमें झंडा ना हो, और कोई ऐसा झंडा बग़ैर डंडे के उसकी नुमाइश हो नहीं सकती। हाँ, डंडा जलसे में हो, झंडे के लिए हो या बग़ैर झंडे के हो, उसका अगर गलत और ख़िलाफ़ कानून इस्तेमाल किया जाता है तो वो डंडा काबिल मुज़म्मत है। साहिब साहब, एक डंडे, फिर इन डंडों की ख़ास तौर से वीडियो रिलीज़ करना, फिर मौलाना फजल रहमान का साथ में ये कह देना कि हुकूमत को तो हर हाल में जाना होगा। तो अगर तहरीक इंसाफ ने माजी में गलतियां की हैं तो उन गलतियों को बुनियाद बनाकर गलतियां दोहराने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान का नुकसान ही होगा कि मौलाना भी आ जाएं, फिर वो डंडा बरदार फोर्स भी ले आएँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने किया था तो मौलाना भी कर लें। इस तरह तो इजाज़त नहीं दी जा सकती, हुकूमत को तो रोकना ही पड़ेगा फिर मौलाना को। जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक़ है तो मेरी तो इसलिए ये गुजारिश है, हम तो यू टर्न लेने वाले नहीं हैं। अगर ख़ान साहब के धरने को सही नहीं समझते थे तो मौलाना साहब के धरने को भी सही नहीं समझते। मेरी आज भी ये गुजारिश होगी कि मौलाना साहब अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ज़िंदगी को मफलूज ना बनाएं। उनका अगर इलेक्शन पे एतराज़ है तो इलेक्शन में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो ख़ुद मौलाना की तरह उसमें उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया है। उनके धरने से मैं भी यहाँ पे मुतासिर होऊंगा, उनके धरने से यहाँ के इस्लामाबाद के लोगों का कुछ रोज़गार तबाह हुआ है, हुकूमती पॉलिसियों से कुछ उससे भी होगा। हम तो ये कहेंगे कि वो आए, अपने एहतजाज का हक़ इस्तेमाल करे। अगरचे ये हुआ है कि इस दौर में चूँकि ना मीडिया के ज़रिए अपोजिशन अपना एहतजाज कर सकती है, ना पार्लियामेंट के ज़रिए कर सकती है, ना उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो अदलिया से एड्रेस हो सके, इसलिए अपोजिशन के पास एहतजाज के सिवा कोई और रास्ता नहीं रहा है। लेकिन हम फिर भी ये गुजारिश करेंगे कि मौलाना साहब को अगर सिर्फ मार्च करें या फिर अगर आते भी हैं यहाँ बैठते हैं, तो मैंने एक तजवीज़ दी है कि यहाँ डी चौक में बैठने की बजाय वो जाके फैसल मस्जिद में बैठ जाए। फैसल मस्जिद उनके लिए अच्छी जगह है, वहाँ वज़ू का भी इंतज़ाम होगा, बारिश वगैरह होती है तो उसमें उससे हिफाजत के लिए भी मस्जिद ऑलरेडी उसकी बहुत बड़ी इमारत मौजूद है। फिर लोगों का रोज़गार भी मुतासिर नहीं हुआ, सरकार का काम भी मुतासिर नहीं होगा, कोर्ट और पार्लियामेंट का काम भी मुतासिर नहीं होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि मौलाना अगर हमारी इल्तिजा नहीं मानते तो फिर उनसे निगोसिएशन होनी चाहिए। मसलन मैं मौलाना साहब के धरने के इस्लामाबाद में फुटेज को पाकिस्तान के हक़ में अच्छा नहीं समझता, और बीइंग पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है कि वो लोग इस्लामाबाद ना आएँ, लेकिन उनके साथ डायलॉग करना होगा। डायलॉग न ये हुकूमत कर सकती है न उसकी काबीना कर सकती है। डायलॉग वो जिसकी तजवीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब ने दी है, उस डायलॉग के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि मौलाना के मार्च से पहले हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना के मार्च से पहले कह रहे हैं कि हल निकाला जाए। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी तो धरने का हिस्सा नहीं बनेगी, और नून लीग में इस वक्त कन्फ्यूजन है। मियां नवाज शरीफ ने तो अपना माइंड बता दिया था, मगर उसके बावजूद अगर ऐलान नहीं हो रहा तो इसीलिए कि मौलाना फजल रहमान के साथ किस हद तक जाना है नून लीग फैसला नहीं कर पा रही है। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की नासिर भट्ट के साथ वीडियो किसने बनाई? 6 जुलाई को मंजर आम पर आने वाली वीडियो बनाने में नासिर भट्ट का मददगार कौन था? जो वीडियो मरियम नवाज ने मीडिया के सामने पेश की, जिसमें जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अरशद मलिक को सारी बातें कर रहे हैं और कबूल कर रहे हैं कि उन पर किस किस्म का दबाव था। आखिर वो वीडियो बना कौन रहा था? कैमरा किसके हाथ में था? इस हवाले से आज अहम पेशरफ सामने आई है। जज वीडियो केस में गिरफ्तार मुलजिम फैसल शाहीन ने जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की वीडियो बनाने का एतराफ़ कर लिया है। आज इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जज वीडियो केस की समाअत हुई तो मुलजिम फैसल शाहीन का मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड किया गया बयान पेश किया गया, जिसमें मुलजिम ने एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की वीडियो बनाने का एतराफ़ किया।
अपने एतराफ़ी बयान में फैसल शाहीन का कहना था कि जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की मुलाकात की वीडियो उसने खुद बनाई और वीडियो बनाने में नासिर भट्ट के सहूलतकार का किरदार भी अदा किया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम का एतराफ़ी बयान पेश करने के बाद अदालत ने मुलजिम फैसल शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और दूसरे मुलजिम हमजा भट्ट के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी है। जज वीडियो केस में मुलजिम फैसल शाहीन और नासिर भट्ट के भतीजे हमजा भट्ट के नाम इस वक्त सामने आए हैं, जब 5 अक्टूबर को FIA ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि फैसल शाहीन ने जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की वो वीडियो मोबाइल पर बनाई थी जिसे 6 जुलाई को नून लीग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था। इसके साथ साथ आज जज वीडियो केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकली के खिलाफ मियां तारिक शफी और दीगर मुलजमान की दरख्वास्त पर फैसला इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की अदालत ने महफूज कर लिया है। अहम बात यह है कि जज वीडियो केस के अहम किरदार नासिर भट्ट खुद इस केस में सामने आ चुके हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में बरतानिया की 2 फॉरेंसिक कंपनियों की रिपोर्ट्स जमा करा चुके हैं जिनमें दावा किया गया है कि ये वीडियोस दुरुस्त हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच के सामने भी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने साबिक जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में ब्लैकमेल करने और दबाव डालने के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है और दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ की अपील के साथ बरतानिया से कराई गई वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अहम बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज वीडियो से मुताल्लिक एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर चुके हैं जिसमें उन्होंने साबिक जज के कंडक्ट पर 23 कानूनी सवाल उठाने के साथ साथ 5 अफराद को गवाह बनाने की दरख्वास्त की है जिसमें खुद नासिर भट्ट, ऑडियो वीडियो का फॉरेंसिक करने वाला माहिर, मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक करने वाला माहिर और फॉरेंसिक रिकॉर्ड कीपर शामिल हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं जिसमें नवाज शरीफ और नासिर भट्ट की मुतफर्रिक दरख्वास्तें पहले सुने जाने का इम्कान है। ये अहम डेवलपमेंट आज हुई। इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मजीद खित्ते में अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं, ईरान सऊदी अरब पर पड़ सकते हैं। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।